नमस्कार दोस्तों, इंगाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत की चर्चा करेंगे, जिसमें मध्यकालीन भारत का समाज, उस समय की राजनीति और संस्कृति पर हम चर्चा करेंगे। विजयनगर और बहमनी काल तथा पुर्तगालियों का आगमन, जो 1350 से 1565 ईस्वी के मध्य था, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। जहाँ विक्टन की शक्तियाँ धीरे धीरे उत्तर भारत को ग्रस्त कर रही थीं, वहीं दक्षिण भारत और दक्कन में स्थित सरकारों का एक लंबा दौर चला। भारत के विंध्याचल से दक्षिण भूभाग पर 200 वर्षों से अधिक समय तक विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का वर्चस्व रहा। उन्होंने न सिर्फ शानदार राजधानियों और नगरों को बसाया और उन्हें अनेक भव्य भवनों से सजाया तथा कला और साहित्य को आगे बढ़ाया, बल्कि कानून और व्यवस्था का भी ध्यान रखा। वाणिज्य एवं दस्तकारियों का विकास भी हुआ। इस दौर का अंत 15वीं सदी के अंतिम भाग में बहमनी साम्राज्य के विघटन तथा 50 वर्ष से अधिक समय बाद बन्नीहट्टी के युद्ध में 1565 में पराजय के बाद विजयनगर साम्राज्य के विघटन के साथ हुआ। इस बीच पहले तो दक्षिणी भारत में पुर्तगालियों के आगमन के कारण और भारतीय सागरों पर उनके वर्चस्व जमाने की कोशिशों के कारण, और दूसरे उत्तर भारत में मुग़लों के आगमन के कारण भारत का परिदृश्य ही बदल गया। मुग़लों के आगमन के साथ उत्तर भारत के एकीकरण के एक और दौर के लिए ज़मीन तैयार हुई और भू आधारित एशियाई शक्तियों और समुद्र पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय शक्तियों के बीच टकराव का एक लंबा दौर शुरू हुआ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और बहमनी साम्राज्य के साथ टकराव। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। एक कथा के अनुसार वे पहले तो वारंगल के काकीतेई के सामंत रहे, फिर आधुनिक कर्नाटक में स्थित कंपिली राज्य में मंत्री रहे। एक मुस्लिम विद्रोही को शरण देने के कारण जब कंपिली को मोहम्मद तुगलक ने रौंद डाला, तब ये दोनों भाई कैद हुए। उन्होंने इस्लाम अपनाया और विद्रोहियों से निपटने के लिए वहाँ नियुक्त किए गए। मदुरै का मुस्लिम सूबेदार पहले ही अपने को स्वतंत्र घोषित कर चुका था तथा मैसूर का होयसाला शासक और वारंगल का शासक भी स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहा था। शीघ्र ही हरिहर एवं बुक्का ने अपने नए मालिकों को और उनके धर्म को त्याग दिया। अपने गुरु विद्यारण्य के निर्देश पर वे फिर से हिंदू धर्म में शामिल किए गए और उन्होंने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। कुछ आधुनिक विद्वान इस्लाम में दीक्षा की इस कथा को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उनकी गिनती कर्नाटक के उन नायकों में करते जिन्होंने तुर्क शासन के खिलाफ विद्रोह किया। हरिहर के राज तिलक को 1336 की घटना बताया जाता है। पहले तो मैसूर के होयसला शासक और मदुरै के सुल्तान दोनों से इस नए राज्य को टकराना पड़ा। मदुरै का सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने होयसला शासक को हराया तथा बर्बर ढंग से उसे मार डाला। होयसला राज्य के विघटन का लाभ उठाकर हरिहर और बुक्का ने अपने रजवाड़े को फैला लिया। 1346 तक पूरा होयसला राज्य विजयनगर के शासकों के हाथों में आ चुका था। इस संघर्ष में हरिहर और बुक्का की सहायता उनके भाइयों और संबंधियों ने की, जिन्होंने विजित प्रदेशों का प्रशासन संभाल लिया। इस तरह विजयनगर साम्राज्य आरंभ में एक तरह का सहकारी राज्य व्यवस्था था। 1356 में बुक्का अपने भाई की मौत के बाद विजयनगर की गद्दी पर बैठा और 1377 तक शासन करता रहा। विजयनगर साम्राज्य की बढ़ती शक्ति के चलते दक्षिण में और उत्तर में अनेक शक्तियों के साथ उसका टकराव हुआ। दक्षिण में मदुरै के सुल्तान उसके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। विजयनगर और मदुरै के सुल्तानों का संघर्ष लगभग 4 दशकों तक चला। 1377 तक मदुरै की सल्तनत का सफाया हो चुका था। इस समय रामेश्वरम तक पूरा दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य में शामिल था। इसमें तमिल तथा चेरों के प्रदेश भी शामिल थे। चेर थे केरल के वासी। लेकिन उत्तर में विजयनगर का सामना बहमनी साम्राज्य के रूप में एक शक्तिशाली शत्रु से हुआ। बहमनी साम्राज्य 1347 में अस्तित्व में आया। ये अफगान
दुस्साहसी अलाउद्दीन हसन उसका संस्थापक था। वह गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहकर ऊपर उठा था और इसलिए हसन गंगू भी कहलाता था। सत्ता संभालने के बाद उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की। कहते हैं कि वह अपने को ईरान के एक अर्ध पौराणिक नायक बहमन शाह का वंशज बतलाता था, लेकिन फरिश्ता द्वारा दर्ज एक लोक कथा के अनुसार बहमन शाह नाम धारण करने वाला यह व्यक्ति जो था, उसका उद्देश्य अपने ब्राह्मण संरक्षक के प्रति श्रद्धा दिखाना था। जो भी हो, इसी खिताब के आधार पर इस साम्राज्य को बहमनी साम्राज्य कहा गया। विजयनगर के राजा और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तुंगभद्रा का दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था। उसका क्षेत्रफल 30,000 वर्ग मील था। अपनी संपदा और आर्थिक संसाधनों के कारण यह पहले पश्चिमी चालुक्यों और चोलों के बीच तथा बाद में यादवों और होयसालों के बीच टकराव का कारण रह चुका था। कृष्णा गोदावरी की वादी बहुत उपजाऊ थी तथा इसके अनेक बंदरगाह इसी क्षेत्र के विदेशी व्यापार को नियंत्रित करते थे। इस वादी पर अधिकार पाने के संघर्ष को अक्सर तुंगभद्रा दोआब के संघर्ष से जोड़ा गया। मराठा प्रदेश में प्रमुख विवाद कोंकण और उसकी ओर जाने के क्षेत्रों पर नियंत्रण से संबंधित था। कोंकण पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच एक सकरी सी पट्टी है। यह अत्यंत उपजाऊ था तथा इसमें गोवा का बंदरगाह भी आता था, जो इस क्षेत्र की पैदावारी की निकासी का एक महत्वपूर्ण रास्ता था, और ईरान और इराक से घोड़ों के आयात का भी। जैसा कि कहा गया है, उम्दा नस्ल के घोड़े भारत में नहीं मिलते थे। इस तरह गोवा के रास्तों से घोड़ों का आयात तथा दक्षिण राज्यों के लिए भारी महत्व रखता था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के टकराव लगभग नियमित घटना थे और ये तब तक जारी रहे जब तक ये साम्राज्य बने रहे। इन सैनिकों के टकरावों के कारण विवादित क्षेत्रों और पड़ोसी क्षेत्रों में भारी तबाही मचती थी तथा जानमाल की अच्छी खासी हानि होती थी। दोनों पक्ष गांवों और नगरों को रौंदते और जलाते थे। स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को कैद करके गुलामों की तरह बेचते थे और दूसरी बहुत सी बर्बरताएँ करते थे। उदाहरण के लिए 1367 में बुक्का प्रथम ने विवादित तुंगभद्रा दोआब में मुदकल किले पर हमला किया तो उसने एक आदमी को छोड़ पूरी छावनी को मौत के घाट उतार दिया। यह खबर जब बहमनी के सुल्तान को मिली तो वह आग बबूला हो उठा और कूच के दौरान उसने कसम खाई कि जब तक बदले के तौर पर 1 लाख हिंदुओं की मौत नहीं करेगा या 1 लाख हिंदुओं को मौत की घाट नहीं उतारेगा, वह तलवार को म्यान में नहीं रखेगा। उसने बरसाती मौसम और विजयनगर की सेनाओं के प्रतिरोध के बावजूद तुंगभद्रा को पार किया। यह पहला अवसर था जब किसी बहमनी सुल्तान ने स्वयं विजयनगर के क्षेत्र में कदम रखा हो। युद्ध में विजयनगर का राजा हारा और भागकर जंगलों में चला गया। इस जंग के दौरान हमें दोनों पक्षों द्वारा पहली बार तोपों के इस्तेमाल की बात सुनाई पड़ती है। बहमनी सुल्तान की विजय का श्रेय उसके बेहतर तोपखाने और अधिक कारगर सवार सेना को जाता है। यह युद्ध महीनों तक खिंचा, पर बहमनी सुल्तान ना तो राजा को पकड़ सका, ना उसकी राजधानी पर कब्जा जमा सका। इस बीच पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की बड़ी संख्या में उनका वध किया गया। अंततः दोनों पक्ष निढाल हो गए और उन्होंने संधि करने का निर्णय किया। इस संधि से पुरानी स्थिति बहाल हुई और दोआब दोनों के बीच में बांट दिया गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह तय हुई कि चूँकि दोनों राज्य लंबे समय तक पड़ोसी रहेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि युद्ध के दौरान बेरहमी न बरती जाए। इसलिए निश्चय हुआ कि आगे के युद्धों में असहाय और निहत्थे निवासियों का वध न किया जाए। यह समझौता पूरी तरह लागू तो नहीं हुआ, पर इसके कारण दक्षिण भारत के युद्धों में निर्मम जनसंहार की घटनाओं में कमी आई। मदुरै की सल्तनत को समाप्त करके दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के बाद विजयनगर साम्राज्य ने
हरिहर द्वितीय के काल 1377 से 1404 ईस्वी में पूर्वी तट की ओर प्रसार की नीति का आरंभ किया। इस क्षेत्र में अनेक रजवाड़े थे, जिनमें सबसे उल्लेखनीय कृष्णा गोदावरी कछार के ऊपरी भाग में रेड्डी तथा निचले भाग में वारंगल के शासक थे। उत्तर में उड़ीसा के शासकों और बहमनी सुल्तानों की भी इस क्षेत्र में दिलचस्पी थी। उत्तर में उड़ीसा के शासक और बहमनी सुल्तानों की भी इस क्षेत्र में दिलचस्पी थी। हालांकि दिल्ली के खिलाफ संघर्ष में वारंगल के शासक ने हसन गंगू की सहायता की थी, लेकिन हसन के उत्तराधिकारी ने वारंगल पर हमला करके कौलस के दुर्ग और गोलकुंडा की पहाड़ी किले पर कब्जा कर लिया। विजयनगर का राजा दक्षिण में इतना व्यस्त था कि वह हस्तक्षेप न कर सका। बहमनी सुल्तान ने गोलकुंडा को अपनी सीमा करार दिया और वादा किया कि वह या उसके उत्तराधिकारी वारंगल में अब आगे अतिक्रमण नहीं करेंगे। इस समझौते को पक्का करने के लिए वारंगल के शासक ने बहमनी सुल्तान को एक मोती माणिक जड़ा तख्त भेंट किया। कहते हैं कि इसे मूलतः मोहम्मद तुगलक को पेश करने के लिए बनवाया गया था। बहमनी सुल्तान और वारंगल का समझौता 50 वर्षों से अधिक समय तक जारी रहा तथा यह तुंगभद्रा के दोआब पर कब्जा करने में विजयनगर की असमर्थता का तथा इस क्षेत्र में बहमनी आक्रमण को रोकने वाला प्रमुख कारण था। मध्यकालीन लेखकों ने विजयनगर और बहमनी के युद्धों का बहुत विस्तार से वर्णन किया, पर उनका हमारे लिए कोई अधिक ऐतिहासिक महत्व नहीं है। दोनों पक्षों की स्थिति कमोबेश अपरिवर्तित रही तथा युद्ध का पलड़ा कभी एक ओर तो कभी दूसरी ओर झुकता रहा। बहमनी वारंगल गठजोड़ के सामने भी हरिहर द्वितीय ने अपनी स्थिति बनाए रखी। बहमनी साम्राज्य से पश्चिम में स्थित बेलगाम और गोवा छिन्ना उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। उसने उत्तरी श्रीलंका में भी मुहिम भेजी।